Dear students, today we will discuss the doctrine of colorable legislation. As you are very much aware that yesterday we have discussed the doctrine of pith and substance, and in the doctrine of pith and substance we have discussed that even though the state legislature can enact the law outside the purview of state law subjects also, meaning thereby if that subject covered under the union list also, under the doctrine of pith and substance, state legislature is competent to make or enact the law. Today we are going to discuss the doctrine of colorable legislation. As you are very much aware that under the Constitution of India there is a separation of power between the central and the states, meaning thereby central government can enact the law in the central list and the state government can enact the law in the state law subjects. However, there is a legislative competence of the state in which सामान्य तौर पर छद्म विधान के सिद्धांत में इस बात को हमें बताना है कि जो राज्य सरकार है वो सामान्य तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनको पैरामीटर्स है उनके फ्रेमवर्क के विदिन जो है अगर उनको पावर्स दी गई है, लेकिन कई बार वो उन पावर्स के अंतर्गत तो कार्य करते ही हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से बाहर जाकर भी जो है वो संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, अर्थात अपनी शक्ति से बाहर जाकर कार्य करते हैं। लेकिन इस प्रकार का अतिक्रमण या वायलेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि विधानमंडल किसी विधि को बनाने में ऊपरी तौर पर तो जो है ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है वो उसको इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ नहीं किया है या इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया है, लेकिन वो एक कलरेबल लॉ बनाते हैं और छद्म विधान या कलरेबल लॉ के माध्यम से कई बार वो ऐसे जो है वो लेजिस्लेशन बना देते हैं कि जिसको यदि कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है इस आधार पर कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, अर्थात वो द थिंग्स विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। समझ रहे हैं आप? जो बात को आप अगर प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उसको अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। तो द थिंग्स विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी इनडायरेक्टली इज़ द मेन रूट कॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। जो कलरेबल लेजिस्लेशन है या जो छद्म विधान है, इसमें सामान्य तौर पर जो है अगर किसी विधान की विषय वस्तु सारता उस विधानमंडल की शक्ति से बाहर है तो उसका बाह्य रूप उसे कोर्ट द्वारा अमान्य करने से नहीं बचा सकेगा। विधानमंडल कोई प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से कोई तरीका अपनाकर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंड्रीज है उनका वायलेशन नहीं कर सकता। एक केस है RS जोशी वर्सेस अजीत मिल्स लिमिटेड, AIR 1977, सुप्रीम कोर्ट पेज 1297। इसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर ने जो छद्म विधान की जो परिभाषा इस प्रकार से दी है कि छद्मता से तात्पर्य इनकम्पिटेंसी से है और कोई वस्तु छद्मता या कलरेबल तब होती है जब वह जिस रूप में प्रकट की जाती है वास्तव रूप में वो होती ही नहीं है। तो भारतीय शब्दावली में इसे माया कहते हैं या छद्मता कहते हैं, और इस छद्मता में दुर्भावना का तत्व नहीं होता है। अर्थात अगर कोई लेजिस्लेटिव जो है स्टेट ने एनेक्टमेंट किया है जिसका कि उसको पावर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने वो कानून बनाया है, तो उस कानून को डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के बेसिस पर चैलेंज किया जा सकता है और कोर्ट उसको नल एंड वॉइड भी घोषित कर सकता है। इसी प्रकार से एक और जो है सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, इंटरेस्टिंग केस है, कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार स्टेट, जिसकी साइटेशन मैं आपको बताता हूँ। AIR 1952, सुप्रीम कोर्ट पेज 255। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा, जिसमें कि बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 की जो वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था और इसमें ज़मींदारों की जो है लैंड को एक्विजिशन कर लिया गया था और उनको जो है वो कंपेंसेशन देने की व्यवस्था की गई थी, और उनके अनुसार जो है लैंड एक्विजिशन के पहले की बकाया जो है वो धनराशि राज्य में निहित हो जानी चाहिए थी और उनमें से आधी जमींदारों को जो है कंपेंसेशन के रूप में दी जानी थी। कोर्ट ने इस एक्ट को इस आधार पर इनवैलिडेट घोषित कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि इसको ऊपरी तौर पर जो है देखने का अगर हम प्रयास करें तो इस एक्ट में दी गई व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को कोई कंपेंसेशन नहीं मिलने वाला था। वो वास्तविक रूप में जो कंपेंसेशन था वो स्टेट गवर्नमेंट की जो एक्सचेकर में जाना था। तो जो कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार स्टेट है, इस केस में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से
बताया और इसमें बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 को इनवैलिड घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो जमींदार थे उनको जो कंपनसेशन देने की जो व्यवस्था थी वो वास्तविक रूप में कंपनसेशन देने की व्यवस्था थी ही नहीं। वो कंपनसेशन वास्तविक रूप में स्टेट गवर्नमेंट के जो है एक्सचेकर में जाना था। तो इसलिए इस बेसिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिडेट घोषित कर दिया। तो अब आप देखिए इस प्रकार से जो है जुडिशियल प्रोसेस में हम किस प्रकार से इसको इन डिटेल जो है देखते हैं कि है तो लेजिस्लेटिव जो है वो लॉ बनाया है स्टेट गवर्नमेंट ने, और भले ही वो लॉ जो है उन्होंने विद इन द स्टेट लिस्ट बनाया है कानून, लेकिन फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि अगर वो इस आधार पर कि द थिंग्स विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली के बेसिस पर उसको नल एंड वाइड घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है LLM का जो सेकंड सेमेस्टर में जो थर्ड पेपर है उसका ये सेकंड टॉपिक है कलरेबल लेजिस्लेशन। कल मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में बताया था। तो ये एक जुडिशियल प्रोसेस है और ये जुडिशियल प्रोसेस हर लॉयर, हर स्टूडेंट, हर एकेडमिशियन उसको जो है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि वास्तविक रूप में जो है ये एक क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है। और इसमें कलरेबल लेजिस्लेशन के तहत हमें इस बात को समझना है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस होने के बाद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है मनमाने तौर पर आर्बिट्रेरीनेस के आधार पर अगर किसी भी इनेक्टमेंट को बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एज द केस में भी उसको जो है नल एंड वाइड घोषित कर सकता है। थैंक यू।